सिमिलरली अगर वो आपको डिस्टेंस भी दे दें और टाइम भी दे दें और कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट करके दें, तब आप ये नीचे वाला फार्मूला ये यूज करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे और चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल करने से पहले हम इस चैप्टर में यूज होने वाले तमाम फार्मूला ही देख रहे हैं। पहला फार्मूला है T = 2 पाई m/k√। जिस वक्त आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात कर ली जाए, तब आप उसके टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। और अगर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में सिंपल पेंडुलम का लफ्ज़ यूज़ किया हो और कहा जाए कि उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करके दें, तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। सिमिलरली अगर आपको ये कहा जाए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में एक वेव है, उसने जी इतनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट किए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके दें, उसके टाइम पीरियड फाइंड आउट करके दें। नंबर ऑफ वेव्स या सिंपली वेव्स की बात की जाए या ऑसिलेशन की बात की जाए, तब आपने ये फार्मूला लगाना होगा। एक और फार्मूला है F = n/t। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में जहां ये लिखा हुआ हो कि कुछ नंबर ऑफ वेव्स हैं जो पर्टिकुलर टाइम में गुजर रही हैं किसी पॉइंट में से, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के दें, तो n मीन नंबर ऑफ वेव्स और t से मुराद पर्टिकुलर टाइम। जब ये मेंशन किया गया हो गिवन डाटा में न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, तब ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद एक और फार्मूला है V = f⁴। इस फार्मूले पे फोकस करने हैं। इस फार्मूले के मुताबिक अगर आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी जाए, कहा जाए स्पीड निकाल के दें, तब ये फार्मूला लगाएंगे। बट ये फार्मूला दो मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ से भी यूज़ किया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि V/f = लैम्डा, यानी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दे देंगे और कहेंगे उसकी वेवलेंथ निकाल के दे वेव की, या फिर V/λ = f, यानी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में स्पीड और उसके अलावा वेवलेंथ होगी और कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके दें। उसके बाद नेक्स्ट एक और फार्मूला यूज होगा हमारे पास है S = vt। इस फार्मूले पे भी फोकस करें तो ये फार्मूला भी दो तरह से यूज किया जा सकता है। पहला ये कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ वेव और टाइम पीरियड दे दिया जाए, कहा जाए कि उसका डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करके दें, तो ये फार्मूला लगेगा। बट अगर ये कहा जाए डिस्टेंस दे दिया जाए और वेलोसिटी भी दे दी जाए, कहा जाए कि टाइम निकाल के दें, तब ये फार्मूला लगेगा। इसको इस तरह से मोल्ड करेंगे। सिमिलरली अगर वो आपको डिस्टेंस भी दे दें और टाइम भी दे दें और कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट करके दें, तब आप ये नीचे वाला फार्मूला ये यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ पॉसिबल फार्मूला हैं जो हमने आज के न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं। तो अब हम आते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा पहला न्यूमेरिकल है जी क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.1। इसमें गिवन डाटा, उसके बाद टू फाइंड और उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि गिवन डाटा में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहता है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड 2 सेकंड है। टाइम पीरियड 2 सेकंड गिवन है और वो कह रहे हैं कि बताएं अगर हम उसी पेंडुलम को ज़मीन पर रखें तो ज़मीन पर उसकी लंबाई क्या होगी, LE फाइंड आउट करके दें। और कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उसको मून पर ले जाएं तो मून पर उसकी लेंथ कितनी होगी। शर्त यह है कि ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो ये कहता है कि मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उस अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 6 गुना कम है, यानी 10/6। आंसर विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास गिवन डाटा जो आपकी स्टेटमेंट में गिवन है, और उसके अलावा ये हमारे पास है जी उसका टू फाइंड जो हमने मालूम करना है और उसका आप सोल्यूशन। अब हमने चूंकि दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑन अर्थ भी और लेंथ ऑन मून भी, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं दो अलग अलग चीज़ें। लेंथ फॉर अर्थ के लिए अलग, सिमिलरली लेंथ फॉर मून के लिए अलग करेंगे।
मून के लिए अलग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब चूंकि यहाँ बात की गई है सिंपल पेंडुलम की, तो अभी क्या कहा कि जब सिंपल पेंडुलम की बात की जाएगी उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करें, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फार्मूला दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, अर्थ के लिए भी और मून के लिए भी। अब सबसे पहले अर्थ के लिए अगर लिखें तो T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G अंडर रूट। सिमिलरली मून के लिए T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G अंडर रूट। ठीक हो गया। फॉर अर्थ है तो यहाँ इसके साथ E लगाते जाएं, और अगर मून के लिए होगा तो फिर क्या करें, यहाँ पर M लगा दें। अब आपको ये क्लियरली पता है कि हमने लेंथ मालूम करनी है, और मैथ के असूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ फार्मूले के अंदर मौजूद हो क्या करते हैं, इसमें अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट में मौजूद हो तो मैथ के असूल के मुताबिक उस स्क्वायर रूट का क्या लेते हैं, स्क्वायर, ताकि वो अलग हो जाए, और फिर जो चीज़ मालूम करनी होती है वो अलग करके बाकी जो पैरामीटर गिवन है वो एक तरफ लेके जाते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर ले रहे हैं। तो स्क्वायर लेने के बाद क्या होगा, टी ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ई अपॉन जी ई। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, टी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम अपॉन जी एम। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इस जगह पर हमें एल ई ये फाइंड आउट करना है और इस जगह पर एल एम। तो मैथ के असूल के मुताबिक वो चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो एक तरफ उस इक्वेशन में, बाकी सारे पैरामीटर दूसरी साइड। तो अब इसमें जी ई टी ई स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल ई। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, जी एम टी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल एम। ठीक हो गया। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, जी की वैल्यू है 10 और टाइम की 2 स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू एल ई। सिमिलरली इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू है 1.6, टी एम की वैल्यू 2 आ गया, ऊपर गिवन डाटा में 4 पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास एल एम मिल गया। अब अगर इनकी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने के बाद एल ई का जवाब हमारे पास कितना आएगा, 1.2 मीटर। कितना आ गया जी, 1.2 मीटर, इसका 1.02 मीटर इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी कैलकुलेशन करें और इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, 0.17 लेंथ ऑन मून। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हल हो गया। अब कितने न्यूमेरिकल हल कर लिए हमने, 2 न्यूमेरिकल हल कर लिए। कौन कौन से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.1 प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.4। अब 4 की स्टेटमेंट पे आ जाए जल्दी से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.4 की स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम मीन पोजीशन के ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, और उसकी जो ऑसिलेशन है का जो टाइम है वो कितना है, 2 ऑसिलेशन, यानी कि 2 सेकंड उसने दे दिया टाइम पीरियड। लफ्ज टाइम पीरियड यूज किया उसने कहा ऑसिलेशंस 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है, यानी टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड है। उसके बाद बाकी उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू भी दी हुई है, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहना चाह रहा है कि आप जमीन पर उसकी लंबाई निकाल के दें। अब गौर करें, 10.4 10.1 न्यूमेरिकल का फर्स्ट हाफ पोर्शन है, समझ आ गई। फर्स्ट इसमें 10.1 में मून पे भी फाइंड आउट करके देना है, जबकि 10.4 में वही स्टेटमेंट है, सब कुछ वही है, वही फार्मूला आप ये वाला यूज करेंगे जिसको मैं इस तरह इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर रहा हूँ, ये वाली चीज अर्थ के लिए सारी। और अगर आप उसका जवाब देखें तो जवाब भी उसका कितना है, लेंथ ऑन अर्थ 1.02 मीटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल नंबर 10.1 अगर आ जाता है तो आपको 10.4 भी आ जाएगा। अब हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.2 की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.2 अगेन उसी तरह इसके अंदर गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद टू फाइंड, और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है।
अब इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं जी। क्या है जी इसकी स्टेटमेंट? अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू मून बाय एन एस्ट्रोनॉट्स। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। अब लेंथ उन्होंने दी हुई है, कितनी है लेंथ? 0.99 मीटर लेंथ है पेंडुलम की, 0.99 मीटर, और टाइम पीरियड दिया हुआ कितना है? 4.9 सेकेंड। क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून? चांद की सतह पर जी की वैल्यू कितनी होगी? अब एक बात याद रखिएगा कि ये आपके पास एमसीक्यू टाइप स्टेटमेंट भी है, इस तरह के न्यूमेरिकल जिसमें ये गिवन डाटा दे और कहे कि इस प्लेनेट पर जी की वैल्यू कितनी होगी। आपको क्या याद होनी चाहिए? 9th के चैप्टर नंबर 5 वाली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली टेबल। अगर ऐसी एमसीक्यू आ जाए तो आपने बगैर सॉल्व किए जीएम की वैल्यू कितनी होती है? 1.6। तो आपने जो जवाब 1.6 वाला होगा उसको टिक करेंगे। अगर वो किसी और प्लेनेट की बात कर ले, जैसे सन की बात कर ले, तो सन की जो जी की वैल्यू है वही उसका जवाब होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास एमसीक्यू टाइप भी दिया जा सकता है। फिर ये आपने बाद में नहीं कहना कि आपने जी लेंथ स्टेटमेंट थी, 1 नंबर का एमसीक्यू था और आपने पूरा न्यूमेरिकल उठा के दे दिया। इसका शॉर्टकट क्या है? जिस प्लेनेट की जी की वैल्यू जितनी होगी उसका जवाब उतना ही होगा। और याद रखें इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर इसका जवाब 1.6 आ गया तब आप कहेंगे आपका न्यूमेरिकल ठीक है, अगर जवाब ना आया तो आप कहेंगे न्यूमेरिकल ठीक नहीं है। तो इसका ये प्रूफ भी है। अब यहाँ पर अगेन सिंपल पेंडुलम की बात है, दोबारा यही वाला फार्मूला लगाएं, T = 2πL/g√। हमने GM फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद यहाँ इसको भी TM कर दें, इसको LM कर दें। ठीक हो गया? क्योंकि GM जो हमने फाइंड आउट करना है वो है स्क्वायर रूट में, तो क्या करना होगा? दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे ताकि इसका फायदा क्या हो? वो चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो सेपरेट हो सके। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी विल गेट TM = 4π² LM/GM। हमने GM फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको एक तरफ ले जाएं और TM को इधर शिफ्ट कर दें। GM = 4π² LM/TM। ठीक हो गया? अब इसमें TM² आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। 4 पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.99 और टाइम पीरियड की वैल्यू 4.9 स्क्वायर। वैल्यूज इसकी पुट करें तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने के बाद जवाब 1.6 आना चाहिए। अगर ये जवाब आएगा तो आप कहेंगे कि आपका ये न्यूमेरिकल ठीक है, अगर ये जवाब ना आया तो आप कहेंगे न्यूमेरिकल गलत है, कहीं ना कहीं इसकी मिस्टेक है कैलकुलेशन के अंदर या फार्मूला यूज़ करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है? इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कर सकते हैं। चलें आगे, बैठ जाए आप लोग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल है जी 10.3। 10.3 न्यूमेरिकल भी न्यूमेरिकल नंबर 10.1 जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? 10.1 के अंदर हमने लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून फाइंड आउट की है। 10.3 के अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 10.3 के अंदर हमने लेंथ ऑन टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा, उसके बाद फिर टू फाइंड और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन। अब इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं कि इसमें कहता क्या है। पहली तो चीज़ वो ये कहता है इस न्यूमेरिकल के अंदर कि हमें क्या मालूम करके दें, अर्थ पर भी टाइम पीरियड फाइंड आउट करके दें और मून पर भी टाइम पीरियड फाइंड आउट करके दें। गिवन डाटा में कौन सी चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए? सिर्फ एक चीज़ देनी चाहिए, वो क्या है? लेंथ। अगर आपको लेंथ पता हो तो आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ पर और मून पर जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई होगी। अच्छा, उसमें अब फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ उसने बता दिया कितनी है? 1 मीटर। बाकी अब दूसरी चीजें क्या होंगी? जी अगर आप देख रहे हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून कितना होता है? जी का 6 गुना कम, यानी 10/6। आंसर विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया।
ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर वैल्यूज इसके लिए दोनों चीज़ों के लिए फाइंड आउट करना है तो क्या लिखना होगा, फॉर अर्थ फॉर मून, टाइम पीरियड फॉर अर्थ, उसके बाद टाइम पीरियड फॉर मून, दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी है। अगर फॉर अर्थ ले, सिंपल पेंडुलम की बात है, फार्मूला यही वाला लगाएंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन जी अंडर रूट। सिमिलरली मून के लिए देखें तो T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन जी अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब अर्थ के लिए है तो यहाँ क्या लगाएं, ई लगाते जाए, यहाँ पर भी आ जाएगा, इधर भी ई आ जाएगा और यहाँ पर भी ई। मून के लिए निकालें तो यहाँ एम आ जाएगा, इस जगह भी एम आ जाएगा और इधर भी एम आ जाएगा। अब चूंकि हमने यहाँ पर फाइंड टी एम कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं लेना, जो चीज़ मालूम करनी है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो वैल्यूज पुट करें, टी इज इक्वल टू 2 पाई के लिए 3.14, लेंथ कितनी है 1 मीटर, अपॉन जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। सिमिलरली टी एम की वैल्यू पुट करें, टी एम इज इक्वल टू 2 पाई के लिए 3.14 अंडर रूट और एल एम की वैल्यू 1। अब उसने ये नहीं कहा कि जब हम पेंडुलम को ज़मीन से चांद पर ले गए तो उसकी लेंथ में कमी या ज़्यादती आई है, उसने कहा है कि उसकी जो पेंडुलम की लेंथ है वो फिक्स है। इसलिए हम दोनों केसेस के अंदर एल की वैल्यू क्या लेंगे 1 अपॉन जी एम की वैल्यू कितनी आएगी 1.6। तो इसकी कैलकुलेशन करें, यहाँ पर टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ये हमारे पास जवाब मिल जाएगा 2 सेकेंड। कितना मिल जाएगा 2 सेकेंड मिलेगा। उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड आउट करें तो इसकी कैलकुलेशन करें, 1 अपॉन 1.6 करें, जो जवाब आएगा उसका अंडर रूट लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको 3.14 से, यहाँ से कैलकुलेशन करने पर जवाब आपको मिलेगा 4.9 सेकेंड। अब ये न्यूमेरिकल किस चीज़ की पहचान है, यहाँ से आपको किस चीज़ का प्रूफ मिल रहा है, कोई बता सकता है? हमने न्यूमेरिक इसमें फार्मूला पढ़ा था, मैंने आपको इस फार्मूले में बताया था कि जो टाइम पीरियड है ना, इस फार्मूले के मुताबिक वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्वर्सली है। क्या है जी, यही पढ़ा था ना हमने, यानी ऐसा प्लेनेट जहां जी की वैल्यू होगी ज़्यादा, यानी जिसकी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहां पर अगर पेंडुलम लेकर जाएं उसका टाइम पीरियड कम होगा, और ऐसा प्लेनेट जिसकी जी की वैल्यू कम होगी वहां अगर वही पेंडुलम लेकर जाएं तो जी टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा। अब गौर करें, यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, ज़्यादा है, तो वहाँ टाइम पीरियड कम मिल रहा है, कितना 2 सेकेंड। सिमिलरली मैंने कहा था कि अगर ऐसे प्लेनेट पे जाएं जिसकी जी की वैल्यू कम है, मिसाल के तौर पर मून की बात करें जिसकी है 1.6, तो जी की वैल्यू कम, टाइम पीरियड ज़्यादा आना चाहिए, जवाब कितना आ रहा है 4.9, जो कि इससे ज़्यादा है। तो ये न्यूमेरिकल के ज़रिए भी प्रूफ हो रहा है हमारा, जो हम उस वक्त प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशन पढ़ रहे थे कि जहाँ जी की वैल्यू कम उस जगह टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10.5। हमारे जो सिंपल पेंडुलम वाले न्यूमेरिकल थे, सारे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.5, न्यूमेरिकल नंबर 10.5 की बात कर रहे हैं। 10.5 न्यूमेरिकल बिलोंग करते हैं इन फार्मूलाई से। अब नेक्स्ट फार्मूले जो हमने लिखे हैं ना, ये वाले, ये फार्मूलाई यूज होने वाले हैं। अगले फार्मूलाई तमाम न्यूमेरिकल में अगले ये 4 फार्मूलाई ही यूज होंगे। तो अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें गिवन डाटा लिखेंगे और उसके बाद जो चीज़ मालूम करनी है वो लिखेंगे और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब इसमें गिवन डाटा देख रहे हैं। गिवन डाटा, इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of wave? If wavelength is 6 centimeter, calculate the wavelength। अब यहाँ पर गिवन डाटा में क्या क्या अवेलेबल है, उसने कहा है कि जो नंबर ऑफ वेव्स है ना, वो कहते हैं एक पॉइंट है हमारे पास, सपोज दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट में से फर्ज कर लिए ये वेव्स हैं, इस जैसी 100 वेव्स गुजर रही हैं, यानी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100, और ये 100 वेव पास हो रही हैं इसमें से, और गुजरने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है 20 सेकेंड। अब गौर करें, यहाँ मैंने इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है या स्मॉल टी से, बताएं क्यों, कैपिटल से क्यों नहीं जाहिर कर रहे?
टाइम पीरियड, यहाँ भी मैं अगर टाइम पीरियड लिख लूँ, फिर कुछ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ऐसे टाइम पीरियड भी गिवन होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में आपने ये डिसाइड करना है कि यहाँ स्मॉल टी आएगा या कैपिटल टी। इसकी डिसीजन होगी नंबर ऑफ वेव्स या फ्रीक्वेंसी को देखकर। अगर एक नंबर ऑफ वेव पास होगी या फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी तब आपको यहाँ कैपिटल टी लगाना होगा। अगर नंबर ऑफ वेव्स एक से ज़्यादा होंगी या इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, 2, 3, 4, 5 आगे एक न्यूमेरिकल आएगा, वहाँ पर आपने कौन सा यूज़ करना होगा? स्मॉल टी। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वेव्स हैं 100, एक नहीं है 100 है, एक से ज़्यादा है, इसलिए मैंने स्मॉल टी लगाया। अगर होता नंबर वो कहता एक वेव पास हो गई है तब मैं यहाँ पे स्मॉल टी की बजाय क्या लगाता? कैपिटल टी लगाता। ये इसकी पहचान है कि कहां पे आपने स्मॉल टी लगाना है और कहां पे आपने कैपिटल टी लगाना है। और वो कहना चाह रहे हैं आप इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके दें, और दूसरा पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि इसकी वेव की वेलोसिटी भी निकाल के दें। अगर इस जाने वाली वेव की जो वेव लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो, वेव लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 100 पर डिवाइड करेंगे 0.06 मीटर हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। देखें यहाँ ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ वेव्स और टाइम पीरियड मौजूद हो? n अपॉन टी। ये कैसे पता लगा? चूंकि ये हमें गिवन डाटा मौजूद था। फार्मूला लगा रहे हैं, f इज इक्वल टू n अपॉन टी। वैल्यूज पुट करें, 100 अपॉन 20, आंसर विल बी 5 हर्ट्ज। और याद रखिएगा ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहे हैं, यही छोटे छोटे न्यूमेरिकल एज एन MCQ भी आ सकते हैं। इसलिए आपने 10th की बुक में यहाँ पर न्यूमेरिकल की एग्जाम्पल के स्टेटमेंट में हर वो न्यूमेरिकल करना है जिसकी स्टेटमेंट छोटी है, MCQs के लिए उसको रेडी रखना है। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है जी? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, जो कि हमें एफ ऑलरेडी गिवन है, तो 1 अपॉन एफ। अच्छा यहाँ मैंने ऊपर वाले टाइम पीरियड के फार्मूले क्यों नहीं लगाए जी? वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेंथ, मैस ये चीजें नहीं गिवन। और मैंने ये भी कहा था आपको जब वो वेव की या ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा होगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है? 5। तो जवाब आ जाएगा 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकंड या 0.25 सेकंड भी आ सकता है। ये सेकंड भी हमने फाइंड आउट कर ली। थर्ड चीज क्या है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना। अब वेलोसिटी का कौन सा फार्मूला लगाएं? गौर करें इधर। वेलोसिटी का एक फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और वेलोसिटी का एक फार्मूला है v इज इक्वल टू s अपॉन टी। बताएं जी कौन सा फार्मूला लगाए थे? क्यों ये वाला क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ टाइम तो गिवन है बट डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो ये फार्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f की वैल्यू कितनी है? 5, लैम्डा की वैल्यू 0.06, जवाब आ जाएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी इसकी वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली हमने। ठीक हो गया? तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। 0.3 इसका जवाब आ जाएगा, 0.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.6। न्यूमेरिकल नंबर 10.6 की बात करें तो 10.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 hertz। पहले तो इसने फ्रीक्वेंसी बता दी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 हर्ट्ज। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? The resulting wave has a wavelength lambda, जो कि 3 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट करें 3 अपॉन 100, आंसर विल बी 0.03 मीटर। कहना चाह रहे हैं कि आप इसकी वेव की स्पीड निकाल के दें। इसके अंदर तो सिंपल सा फार्मूला कौन सा लगाएं स्पीड वाला? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यू पुट करें, f की वैल्यू है 12 और लैम्डा की वैल्यू 0.03। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.36 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें हमने टाइम पीरियड और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है कि ट्रांसवर्स वेव्स
प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। इस न्यूमेरिकल को आपने बड़ी बारीक बीनी के साथ सुनना है। क्या कह रहा है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी कितनी है गिवन डाटा में 10.7, फ्रीक्वेंसी इसकी है 190 हर्ट्ज। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से ज़्यादा दी गई हो या नंबर ऑफ वेव्स 1 से ज़्यादा पास हो रही हो तो तब टाइम टी कौन सा लेंगे, स्मॉल टी या कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका मतलब यहाँ बात क्लियर हो गई 190 हर्ट्ज देखकर कि यहाँ स्मॉल टी यूज़ करना है। तो अब स्मॉल इस जगह नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में एंड ट्रेवल अलॉन्ग अ लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। अब एक और चीज़ यहाँ समझने वाली है, अगर मैं यहाँ पर स्प्रिंग बनाऊँ, इस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो इस स्प्रिंग के मुताबिक ये हमारे पास ये स्प्रिंग की लेंथ है जिसको हम L से या फिर S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दिस इज L और S, ये हमारे पास इसकी लंबाई है। अब वो कहना चाह रहे हैं कि जो वेव है ना, ये वेव इस स्प्रिंग की लेंथ के अक्रॉस ट्रेवल करके गई है। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ वो स्प्रिंग की लंबाई बता रहे हैं ना कि वेव की वेव लेंथ। यहाँ वो लिखा हुआ है 90 मीटर। अब यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीटर है ये वेवलेंथ का यूनिट होता है और उसने क्या दी हुई होगी वेवलेंथ। वेवलेंथ नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं, अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें कि ट्रेवल अलोंग अ लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के अलोंग वो ट्रेवल कर रही है और उस स्प्रिंग की लंबाई अगर 90 मीटर है तो अंडरस्टूड है कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगी ये कितना होगा, ये भी 90 मीटर होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर L भी लिख सकते हैं या फिर S भी लिख सकते हैं, यानी लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हैं और या डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव भी लिख सकते हैं। और कितना है 90 मीटर। और टाइम दे रहा है, टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, कैपिटल टी या स्मॉल टी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 1 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी क्या है ज़्यादा, तो हमें यहाँ पर बजाय इसमें कैपिटल टी लिखने क्या लिखना चाहिए, स्मॉल टी लिखना चाहिए। ये हो गया हमारे पास गिवन डाटा। अब फाइंड आउट क्या करनी है, टू फाइंड, टी एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3 चीज़ें इसमें मालूम करनी है। पहले नंबर पर व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। एक तो हमने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है, दूसरे नंबर पे वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तीसरे नंबर पर क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड ऑफ व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वेव, वेव लेंथ भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तीनों चीज़ें इसमें कंसेक्टिव ही फाइंड आउट की जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, चूंकि एफ गिवन है, फार्मूला लगाएं, टी इज इक्वल टू 1/f। सोल्यूशन में सबसे पहले नंबर पर टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू 1/f। 1/f कितना है 190, तो यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा 0.005 सेकेंड। और बुक के मुताबिक आंसर दिया हुआ है 0.01। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट 0.01 के बराबर जाके जवाब मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड मालूम करनी है, तो फार्मूला कौन सा लगाएं, बताएं जी, कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा दूं? क्यों? अभी लैम्डा फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है ये फार्मूला नहीं लग सकता। अब मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, V इज इक्वल टू S/T। अब गौर करें, अगर फर्ज कर लें मुझे इस चीज़ का आइडिया ना होता कि मैंने यहाँ स्मॉल टी लगाना है या कैपिटल टी, मैं टाइम को नोट करके, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ ना मेंशन किया हुआ टाइम पीरियड, सिंपली कहा हुआ इन 0.5 सेकेंड। अब 0.5 सेकेंड से मुराद हमें क्या पता कि वो कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड वाला है या दूसरा टाइम है। तो अब इस चीज़ की डिसीजन हमने कहाँ से की, फ्रीक्वेंसी से। तो अगर फर्ज करें मैं यहाँ कैपिटल टी लिख देता और ये फार्मूला भी नहीं लगा सकता था मैं, क्योंकि फिर यहाँ कंफ्यूजन आ जाती। इसलिए इस फार्मूले को लगाने के लिए वहाँ स्टेटमेंट में भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90 और इसमें टाइम कितना है 0.5, तो यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी वेव की।
तीसरे नंबर पर क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का यहाँ फार्मूला इनमें से कौन सा है, ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। वी गिवन है, यस फाइंड आउट कर चुके हैं। एफ गिवन है, यस वो भी गिवन है। तो वैल्यू पुट करें, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। वी की वैल्यू कितनी है 180 और उसकी वैल्यू है 190। जवाब क्या आ जाएगा 0.95 मीटर इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी 7 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 10.8 की तरफ। 10.8, 9 और 10 इन 3 न्यूमेरिकल की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 10.8, न्यूमेरिकल नंबर 10.8 की स्टेटमेंट है कि वाटर वेव्स इन अ शैलोअर डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वाटर वेव की लंबाई बताइए। तो वेव की लंबाई को किससे जाहिर करते हैं जी बताएं, उसकी वेवलेंथ से। वेव की लंबाई किसके बराबर होती है, वेवलेंथ की। इसका मतलब उसने वेवलेंथ बता दी है, वो कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करें 6/100, आंसर विल बी 0.06 मीटर। आगे क्या कहना चाह रहे हैं, एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। यहां गौर करना है, 4.8 क्या कह रहे हैं जी, ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब ऑसिलेशन पर सेकेंड किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब वो ऑसिलेशन पर सेकेंड का मतलब क्या बता रहे हैं, गिवन डाटा के मुताबिक उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रहा है। नेक्स्ट उसके बाद है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव। दो चीजें हमने मालूम करनी है, पानी की स्पीड भी मालूम करनी है और पानी का उसकी वेव का टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए कौन सा फार्मूला लगाया जाए, ये वाला या ये वाला, पहला। क्यों, क्योंकि एफ भी गिवन है और लैम्डा भी गिवन है। सो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ की वैल्यू कितनी है 4.8, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.06, मल्टीप्लाई करें जवाब कितना आएगा, जवाब आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। एक आगे जी हमारे पास ये पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन में क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का कौन सा फार्मूला लगाएं, अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो लैम्डा भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है। टाइम में कौन सा फार्मूला है जिसमें एफ मौजूद है, ये। तो फार्मूला लगाएंगे t इज इक्वल टू 1/f। 1/f की वैल्यू कितनी है 4.8, जवाब कितना आ जाएगा हमारे पास 0.21 सेकेंड। ये सिंपल से न्यूमेरिकल है, एक दो फार्मूला ही हैं, वो तमाम न्यूमेरिकल के अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये न्यूमेरिकल नंबर 10.8 भी कंप्लीट होगी। अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10.9 की स्टेटमेंट जरा देखें। न्यूमेरिकल नंबर 10.9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक के एक एंड पर, एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर। अब यहाँ गौर करना है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक रिपल टैंक की, जो उसका टैंक हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ये इसकी जो लंबाई है, लेंथ ऑफ रिपल टैंक वो है 80 सेंटीमीटर। कितनी है जी 80 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि रिपल टैंक का एक एंड है ये, इस एंड से एक वेव मूव करना स्टार्ट करती है और ये वेव यहाँ से चलती गई और इसने 80 सेंटीमीटर लंबाई वाले रिपल टैंक को क्रॉस कर लिया। क्या कहा उसने 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ हम लेंथ ऑफ रिपल टैंक को L से रिप्रेजेंट करेंगे, या चूंकि वेव यहाँ से चली है और उसने 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो क्या लिखेंगे S, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव। तो मैं यहाँ पर L भी लिख सकता हूँ या फिर S भी लिख सकता हूँ, जो कि किसके बराबर है 80 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करें 80/100, आंसर विल बी 0.8 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है हमारे पास
अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, हर्ट्ज किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 5 हर्ट्ज। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ कितनी बता दी है? 40 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 40 मल्टीप्लाई मिली किसके बराबर है? 10⁻³ और यहाँ पर क्या आ गया जी? मीटर आ गया, तो 40 मिलीमीटर आ गया। नेक्स्ट देख रहे हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। अब स्मॉल टी फाइंड आउट करना है, कैपिटल टी बताएं कौन सा टाइम? स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि यहां से इस एंड तक जाने में उसको कितना टाइम लगे। अगर फर्ज कर लें हम कैपिटल टी लिखते, फिर इसका क्या मतलब था? एक वेव गुजरने की बात हो रही थी, जबकि यहां से इस पूरे टाइम में एक वेव तो गुजर रही है, बट वो इस एक वेव को गुजरने में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। अब 80 सेंटीमीटर को 1 सेकंड तो नहीं लगता, टाइम ज्यादा लगेगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे स्मॉल टी, इसके लिए यूज करेंगे। यानी वो कहना चाह रहा है कि स्मॉल टी फाइंड आउट करके दें। अब कौन सा फार्मूला लगा है? स्मॉल टी इन फार्मूला में कहां पर है? यहां इस जगह मौजूद है, तो T इज इक्वल टू S/V। ये हमने स्मॉल टी फाइंड आउट करना है। तो अब ये हमारे पास S जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना गिवन है? 0.8, बट हमारे पास यहाँ स्पीड नहीं है, हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है। इस जगह पर हमारे पास स्पीड गिवन नहीं है, तो अब सबसे पहला काम क्या है? स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें? सबसे पहले हम इसी फार्मूले में S/V नो डेट V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, इस V की जगह F लैम्डा पुट कर दें। जब हम F लैम्डा पुट करेंगे तो अब यहाँ ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। S है 0.8, F की वैल्यू कितनी है? 5 हर्ट्ज, और वेवलेंथ कितनी है जी? 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें टाइम मिलेगा वो कितना होगा? 4 सेकंड। यानी 4 सेकंड में ये एक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी। यानी ये वेव रिपल टैंक का 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी? 4 सेकंड में। लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10। ये न्यूमेरिकल भी बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल इससे बिलोंग कर रहा है V इज इक्वल टू F लैम्डा स्टेटमेंट से। अब अगर हम इस न्यूमेरिकल नंबर 10.6 को रिकॉल करें तो 10.6 न्यूमेरिकल और 10.10 न्यूमेरिकल दोनों एक जैसे हैं। कैसे? स्टेटमेंट देख रहे हैं। स्टेटमेंट है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। हमने रेडियो वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड में आ जाएगा लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट, रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी उन्होंने कितनी दी है? 90 मेगाहर्ट्ज, और मेगा किसके बराबर होता है? 10⁻6 हर्ट्ज आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट और क्या चीज बताई गई है? स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। रेडियो वेव की स्पीड भी हमें बता दी गई है, V इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ये फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर रहे हैं। V इज इक्वल टू F लैम्डा, फाइंड आउट क्या करना है? वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू V/F, वैल्यू पुट करें। V है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 और F कितने हैं? 90 मल्टीप्लाई 10⁻6। यहाँ से कैलकुलेशन करें, लैम्डा इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30, 1/30 मल्टीप्लाई 10⁻8 माइनस 6, 1/30 मल्टीप्लाई 10⁻2 आ जाएगा। अब 10⁻2 को क्या लिख सकते हैं? 100। ये 100 आ गया, कैंसिल हो गया, जवाब मिला 10/3। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जवाब मिल जाएगा 3.33 मीटर इसकी वेवलेंथ होगी। तो ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया।